आप देख रहे हैं जी सलाम। मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर मोहम्मद नशीद को दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का कहना है कि नशीद पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए गए थे। साथ ही मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अदालत ने जिस तरह के इल्जामात को कबूल कैसे कर लिया और फिर उन पर मुकदमा क्यों चलाया गया। सुप्रीम पुलिस रिपोर्ट में नशीद पर यह भी इल्जाम था कि एक जज को उन्होंने अपने सियासी रसूख की बुनियाद पर अगवा भी कर लिया था। इस इल्जाम की पादाश में नशीद को 2015 में 13 साल जेल की सजा भी सुनाई गई थी। इसके बाद 2016 में नशीद ने इलाज के लिए बरतानिया में सियासी पनाह ले ली थी। हालांकि 2015 में अमेरिका के एक फलाही ग्रुप ने दावा किया था कि मोहम्मद नशीद पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और सियासी मफाद हासिल करने के लिए उन पर इल्जामात लगाए गए हैं। लेकिन उस वक्त के सदर अब्दुल्ला यामीन इस दलील को खारिज कर चुके थे। इस तरह जनवरी 2016 से नशीद जिला वतनी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। फिर सितंबर में अब्दुल्ला यामीन ओहदाए सदारत का इंतखाब हार गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद नशीद की वतन वापसी की राह हमवार करते हुए उन पर आयद की गई सजा पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। हालांकि मोहम्मद नशीद अपने ऊपर दहशतगर्दी के इल्जामात लगे होने की वजह से सदारती इंतखाबात नहीं लड़ पाए और उन्हें अपनी जगह इब्राहिम मोहम्मद सालेह को उम्मीदवार के तौर पर उतरना पड़ा। मोहम्मद इब्राहिम सालेह के सदर मुंतखब होने के बाद मालदीव में मोहम्मद नशीद के केस पर सुनवाई हुई और उन पर लगे दहशतगर्दी के इल्जामात को खारिज कर दिया गया है। हमारे मुआविन चैनल वियोन ने इस मामले में मोहम्मद नशीद की वकील हिशान हुसैन से बात की। I want to note that today the Supreme Court actually struck down the charges. The court noted that the charge was wrong and that the criminal court should not have accepted the case, and it was wrong of the court to accept and proceed with the charges. As you know, he was charged under the terrorism law for having committed an act of terrorism. The court pointed out that it was the Maldives National Defense Force who arrested the criminal court judge, and that the Maldives National Defense Force arrested this judge for national security reasons under the powers vested by the Armed Forces Act of the Maldives. The court further noted that even though the proper procedures, the correct procedures were not followed while making the arrest, the irregularities or the breach of procedures committed by the defense force did not constitute to be an act of terrorism, and hence there is no way that the Prosecutor General could charge President Nasheed as head of the defense force to have alleged to have committed an act of terrorism. और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आलमी उमूर के माहिर शौकत भारती साहब। उनसे बात करेंगे मालदीव की ताज़ा सूरत हाल पर। शौकत भारती साहब, मालदीव की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर मोहम्मद नशीद को दहशतगर्दी के मुतालिक तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? देखिए, ये भाई जाहिर सी बातचीत है कि वहाँ की कोर्ट ने बरी किया है जी, लेकिन जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो इस जजमेंट के खिलाफ है। ठीक है, सिचुएशन बहुत ज्यादा वहाँ की खराब हो सकती है, क्योंकि एक न्यूज ये भी आ रही है कि ये चीफ जस्टिस को वहाँ के गिरफ्तार करने की भी बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, इसमें चाइना का और अमेरिका का भी अपना रोल जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो अभी सिचुएशन को ये कहना कि मतलब पहले से इसकी तैयारी नहीं थी, जजमेंट इस तरह से आया है, इस पर अभी कोई राय देना ज्यादा मुनासिब नहीं होगा। वेट एंड वॉच करना चाहिए कि क्या सिचुएशन निकलती है। बिल्कुल, वक्त थोड़ा दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वहाँ के हालात बने हैं, आपने भी बताया कि सरकार वहाँ की इसे कबूल नहीं कर पा रही है, और इससे क्या और हालात बिगड़ेंगे? क्या वहाँ की सरकार अवाम के मूड को कंट्रोल कर पाएगी इस जजमेंट के बाद? अब देखिए, वहाँ की मिलिट्री को भी इसमें देखना होगा कि मिलिट्री का क्या रोल है। भाई देखिए, जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं वो अपना पूरा पावर उसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो इसलिए अब ऐसी सिचुएशन में जब पावर जिनके साथ में होगा, मिलिट्री का क्या रोल है ये देखना है, मिलिट्री किसके अंडर में है, क्या रोल मिलिट्री का होगा इसको देखना होगा, क्योंकि हालात तो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। फौज का रोल
सबसे अहम होगा। तो क्या इस तरह के भी हालात बन सकते हैं कि फौज अपने हाथ में हुकूमत लेने की कोशिश करे या इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है? जी जी जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब इसमें देखना है कि क्या सिचुएशन। देखिए, इस वक्त कोई क्लियर कट बात करना सिवाय अंदाजा लगाने की और कोई नहीं है। ये सिचुएशन बहुत ही खराब है, इमरजेंसी जैसे हालात चल रहे हैं। अब इस वक्त इनका भी अपना, पुराने प्रेसिडेंट की भी अपनी ग्रिप बहुत ठीक ठाक है, ठीक है। अब क्या बनता है इस पर तो हम सब लोगों को सिर्फ वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखना पड़ेगा। जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए शौकत भारती साहब। जमाल खाशोगी के जिस्म की तलाश में तुर्की पुलिस ने सऊदी सफारत खाने में कत्ल के 2 महीने बाद एक आलीशान विला में एक नाली की जांच की है। शुमाल मगरिब तुर्की सूबे में यालोवा के समनली गांव में फॉरेंसिक सबूत ढूंढ लिए गए हैं। आज सुबह सबूत के एक बॉक्स को हटाया गया। तुर्की में रिपोर्टों के मुताबिक जांच में ड्रोन और स्नीफर कुत्तों का भी इस्तेमाल किया गया है। खुफिया जानकारी के बाद समनली में घर की तलाशी ली जा रही है, जिसमें दिखाया गया था कि कत्ल में शामिल सऊदी एजेंटों ने हमले से एक दिन पहले इस विला के मालिक को बुलाया था। हालांकि दूसरी तुर्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस खाशोगी के बाकियात की तलाश कर रही है। 59 साला खाशोगी को पिछले महीने इस्तांबुल में सऊदी सफारत खाने में कत्ल कर दिया गया था। खाशोगी का जिस्म नहीं मिलने से आलमी जमात में गुस्सा भी बढ़ा। अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्दी को दुनिया में अमन अमान के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। इतवार को जारी अपने बयान में अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दहशतगर्दी का कोई भी कदम एक जुर्म के तौर पर है, चाहे उसका मकसद कुछ भी हो और चाहे उसमें कोई भी मुलव्विस हो। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने 23 नवंबर को पाकिस्तान के कराची में हुए दहशतगर्दाना हमले और उसी रोज खैबर पख्तूनख्वा में हुए धमाकों का हवाला देते हुए उसकी सख्त मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात पर जोर दिया है कि दहशतगर्दी हर सूरत और हर अंदाज में बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है और इस सिमत में तमाम ममालिक को मिलकर इसके खात्मे के लिए जद्दोजहद करने की जरूरत है। रुकन ममालिक ने इस बात पर भी जोर दिया कि तमाम ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पाबंदी करें। बैनुल अक़वामी कानून में दहशतगर्दी के खात्मे को यकीनी बनाना खास तौर पर शामिल है। वस्ती अफ्रीकी मुल्क चाड के सदर इदरीस दीबे इजराइल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी को लेकर कई मुआहदे हुए। उसके बाद दोनों लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहमी रिश्तों को नए आयाम देने की बात कही। साथ ही इजराइल ने चाड का बागियों के खिलाफ जंग में पूरा ताउन देने की यकीन दहानी कराई। वहीं सदर इदरीस ने वाज़ेह किया कि इजराइल के साथ रिश्ते मजबूत करने का मतलब यह नहीं होगा कि फलस्तीन के मसले को नजरअंदाज कर दिया जाए। सदर इदरीस ने इस मौके पर कहा कि फलस्तीनी मसले का हल बाहमी बातचीत से मुमकिन है। उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि आइंदा दिनों में वो इस फलस्तीन मसले के हल के लिए दीगर सऊदी ममालिक का दौरा भी करेंगे। आपको बता दें कि 1970 में इजराइल के क़याम के बाद से अफ्रीकी मुल्क चाड के किसी सदर का यह पहला इजराइल दौरा है और दोनों मुल्कों के दरमियान हुए मुआहदे के तहत अब इजराइल चाड के फौजियों को हथियार सप्लाई करेगा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और बामियान रियासत में सैकड़ों अफराद ने जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया। ये अफराद हजारा से मिलिशिया कमांडर अलीपुर की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे। मगरबी काबुल में हजारा इलाके से मिलिशिया कमांडर अलीपुर को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है और मिलिशिया कमांडर के हामियों के जरिए किए गए एहतजाजी मुजाहरे में कम से कम 23 पुलिस एहलकारों के शदीद तौर पर जख्मी होने की खबर है, जबकि 3 को एहतजाज कर रहे लोगों के जरिए की गई फायरिंग में गोली लगने की भी खबर है। आपको बता दें कि मिलिशिया कमांडर अलीपुर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी संगीन इल्जामात इस पर आए हैं। उस पर सैकड़ों अफराद के कत्ल के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इन इल्जामात के तहत अक्टूबर में हुकूमत उसे गिरफ्तार करने के लिए वस्ती गौहर रियासत में छापेमारी मुहिम चला रही थी, लेकिन वो वहां से भाग निकला। अलीपुर को अफगानिस्तान हुकूमत एक खूंखार मुजरिम मानती है, जबकि हजारा बरादरी के लिए वो मसीहा बना हुआ है। उसके हामी वस्ती अफगानिस्तान की रियासतों में बड़ी तादाद में मौजूद है। रूस और यूक्रेन के दरमियान एक बार फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है और जब रूस ने बहरे असूद में यूक्रेन की 2 जंगी कश्तियों समेत 3 जहाजों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया, तो इस वाक़े में यूक्रेन की कश्तियों में मौजूद अफराद जख्मी भी हुए। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर इस वाक़े की जिम्मेदारी आयद की है। रूस ने यूक्रेन पर मुल्क की सरहदों में दाखिल होने का इल्जाम लगाया है, जबकि यूक्रेन के सदर पेट्रो योरोशेंको ने अपने एक खिताब में इस कदम को रूस का पागलपन करार दिया है। आज यूक्रेन की पार्लियामेंट में मेंबरान मुल्क मार्शल लॉ आयद करने के बारे में वोट करेंगे। आपको बता दें कि 2014 में यूक्रेन पर रूसी कब्जे के बाद दोनों ममालिक के हालात में कशीदगी हालिया दिनों में दोबारा बढ़ गई है।
शाम में बागियों के जरिए जहरीली गैस के हमले किए गए हैं, जिनमें दर्जनों अफराद मुतासिर हुए हैं। तकरीबन 100 अफराद को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, जिसके सबब उन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। एक बच्चे समेत 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। बरतानिया में वाक़ शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हुकूक ने इस हमले की तस्दीक कर दी है। ऑब्जर्वेटरी ने कहा कि 94 अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम कराई गई, जबकि अस्पताल में 31 अफराद जेर इलाज हैं। शामी हुक्काम का इल्जाम है कि जहरीली गैस के शैल बागियों की तरफ से दागे गए हैं, जबकि बागियों ने इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इसे शाम की मनगढ़ंत बात करार दिया है। वहीं शामी हुकूमत के हामी रूस ने भी कहा है कि बागियों की तरफ से कैलोरीन भरे मिसाइल फायर किए गए और रूसी वजीर दिफा का कहना है कि जवाबी कार्रवाई में शामी बागियों के खिलाफ फिजाई कार्रवाई भी की गई है। रूस का कहना है कि इन फिजाई हमलों में बागियों के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। तुर्की की राजधानी अंकारा में ऑस्ट्रेलिया के सफारत खाने के करीब फायरिंग हुई है। फायरिंग नामालूम मुसल्लह अफराद ने गुज़िश्ता रोज शाम के वक्त की है। तुर्की हुक्काम के मुताबिक सफेद रंग की कार में कुछ नामालूम अफराद आए और फिर सफारत खाने के बाहर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हुक्काम को वाक़े की जगह से चलाई गई गोलियों के खाली खोल मिले हैं। फायरिंग का ये वाक़या निस्फ शब के वक्त पेश आया। तुर्की पुलिस मुश्तबा अफराद की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है। हालांकि फायरिंग में किसी किस्म के जानी नुकसान होने या फिर किसी के जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। अभी तक ये भी वाज़ेह नहीं हो पाया है कि फायरिंग का हदफ ऑस्ट्रेलियाई सफारत खाना था या फिर मुश्तबा अफराद ऐसे ही फायरिंग करके भाग गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑस्ट्रेलिया के सफारत खाने के बाहर की सड़कों पर सख्त सिक्योरिटी के बंदोबस्त कर दिए हैं। आपको बता दें कि अगस्त में एक गाड़ी से अंकारा में अमेरिकी सफारत खाने के बाहर भी गोलियों से फायरिंग की गई थी। इस वाक़े में भी कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ था। अमेरिकी सफारत खाना ऑस्ट्रेलिया के सफारत खाने से सिर्फ 130 मीटर की दूरी पर वाक़ है और दोनों की एक ही सड़क है। सोमालिया के वस्ती इलाके मोगदिशु में दहशतगर्दाना हमला हुआ है और अल-शबाब ग्रुप के दहशतगर्दों ने यह हमला किया है। इस हमले में एक मजहबी रहनुमा समेत 10 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि दीगर कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि अल-शबाब के दहशतगर्दों ने पहले एक बम से धमाका किया, फिर शदीद फायरिंग करके कई अफराद को हलाक और जख्मी कर दिया। तो अल-शबाब जो कि अफ्रीकी मुल्क है, सोमालिया जो कि अफ्रीकी मुल्क है, वहां दहशतगर्द तंजीम अल-शबाब ने हमला किया, जिसमें कि कई लोगों की जान चली गई है। इसमें एक मजहबी रहनुमा समेत 10 अफराद के हलाक होने की खबर है। यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया के साथ ब्रेक्जिट मुआहदे की तौसीक कर दी है। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकनी ब्लॉक ने यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला के मुतालबे को मंजूर कर लिया है और इस डील के तहत बरतानिया 29 मार्च 2019 को यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन के सदर डोनाल्ड टस्क ने अपने एक ट्वीट के जरिए इस बात की इत्तला दी। अब इस डील की तौसीक बरतानिया की पार्लियामेंट को करना है, जहां बहुत से अरकान हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालफत कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन ने बरतानिया के साथ ब्रेक्जिट मुआहदे की तौसीक कर दी है। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकनी ब्लॉक ने यूरोपीय यूनियन से बरतानिया के इनखला के मुतालबे को मंजूर कर लिया है और इस डील के तहत बरतानिया 29 मार्च 2019 को यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन के सदर डोनाल्ड टस्क ने अपने एक ट्वीट के जरिए इस बात की इत्तला दी। अब इस डील की तौसीक बरतानिया की पार्लियामेंट को करना है, जहां बहुत से अरकान हुकूमत के इस इक़दाम की मुखालफत कर रहे हैं। इस्तांबुल के रिहायशी इलाके में पीर की दोपहर को तुर्की का फौजी तैयारा क्रैश हो गया। इस तैयारे में 5 जवान सवार थे, जिसमें कि 4 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि यह तैयारा ट्रेनिंग मिशन पर था, जिस दौरान वो एक बिल्डिंग की छत से टकरा गया और यह हादसा इस्तांबुल के एक इलाके में हुआ है। तैयारा किस तरह क्रैश हुआ, अभी इस बात की जानकारी नहीं है। तो इस्तांबुल में एक तैयारा क्रैश हो गया है, तुर्की के इस्तांबुल में, और यह तैयारा एक रिहायशी इलाके में जाकर के गिरा। पीर की दोपहर को तुर्की का यह फौजी तैयारा क्रैश हो गया। इस तैयारे में 5 जवान सवार थे, इनमें से 4 जवानों की मौत हो गई है, जबकि एक जवान की हालत नाजुक है। बताया जा रहा है कि यह तैयारा ट्रेनिंग मिशन पर गया हुआ था, जिस दौरान वो एक बिल्डिंग की छत से टकरा गया। यह हादसा इस्तांबुल के एक रिहायशी इलाके में पेश आया। अभी किस तरह से तैयारा क्रैश हुआ, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है।
युगांडा में एक मुसाफिर बरदार कश्ती विक्टोरिया नहर में डूब गई और इसमें कम से कम 29 अफराद हलाक हो गए। इस कश्ती में उसकी जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे। इस कश्ती की 25 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत थी, जबकि इसमें 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। मोकोनो जिले में डूबी इस कश्ती में डूबने वाले अफराद को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों को तलाश करने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। नहर से लाशें निकालने का काम भी जारी है। डूबने वालों के अहले खाना अपने अजीजों की तलाश में जाए वाक़े के पास जमा है। युगांडा के सदर योवेरी मुसेवेनी ने भी इस हादसे पर शदीद रंजो-गम का इजहार किया है। तो कश्ती डूबने से 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। खबर युगांडा से है, जहां पर एक मुसाफिर बरदार कश्ती विक्टोरिया नहर में डूब गई, जिसमें कम से कम 29 अफराद हलाक हुए हैं। 50 लोग इस कश्ती में सवार थे। इस कश्ती में जरूरत से ज्यादा लोग सवार थे और कश्ती की 25 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत थी, जबकि इसमें 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। मोकोनो जिले में डूबी इस कश्ती में डूबने वाले अफराद को तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है और लोगों को तलाश करने के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। इराक के शुमाली शहर शिरकत में मूसलाधार बारिश और सैलाब के सबब कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। इराकी ज़राए के मुताबिक जुनूबी रियासत दीकर में भी सैलाब आया हुआ है, जिसमें कि एक मकान के गिरने से वहां रहने वाले 2 अफराद की मौत हो गई। न्यूज एजेंसी राइटर ने भी वीडियो जारी किया, जिसमें कि इराक में सैलाब से होने वाली तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। सरकारी हुक्काम का कहना है कि सैलाब की वजह से तकरीबन 3000 लोग बेघर हो गए हैं। सैलाब मुतासिर इलाकों में हुकूमत की तरफ से राहत रसानी के कामकाज को तेज कर दिया गया है। सैलाब में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टरों का भी सहारा लिया जा रहा है। इराक के वजीर आजम ने मुल्क के सैलाब मुतासिर इलाकों में राहत रसानी का काम करने और इमदाद पहुंचाने के लिए आला हुक्काम से मीटिंग भी की। मीटिंग रिपोर्ट के मुताबिक इराक की राजधानी बगदाद से तकरीबन 280 किलोमीटर उत्तर में वाक़े शिरकत इलाके में गांव में गुज़िश्ता दिनों सैलाब के सबब खवातीन और बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई थी। इराक में अचानक हुई मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में सैलाब भी आ गया। शुमाल मशरक़ी चीन में रेत का जबरदस्त तूफान देखा गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। सड़क पर आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हुई है। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं और थोड़ी देर तक आए इस जबरदस्त रेतीले तूफान से लोग खौफजदा हो गए और कई घंटों तक अपने घरों से बाहर नहीं निकले। रियासत की वजारत इत्तलात ने एक CCTV फुटेज रिलीज किया, जिसमें कि गेसू रियासत में 5 मिनट तक धूल और रेत का तूफान इलाके पर छाया रहा। इस दौरान सड़क पर चल रही गाड़ियों को चलने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में ट्रैफिक पुलिस को हाईवे पर तैनात किया गया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शुमाल मशरक़ी चीन की, जहां पर रेत का जबरदस्त तूफान देखा गया, जिसमें लोगों का काफी नुकसान हो गया है और लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है। सड़क पर आमदोरफ्त बुरी तरह से मुतासिर हुई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, रेत का ज़बरदस्त तूफान, लोग अपने घरों में ही कैद होकर रह गए। थोड़ी देर तक आए इस ज़बरदस्त रेतीले तूफान से लोग बेहद खौफजदा हो गए। अमेरिका में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस बर्फीले तूफान के चलते शुमाल मशरक़ी अमेरिकी ममालिक की तरफ बढ़ने की इसकी खबर है। जिस इलाके में इस तूफान के आने का खदशा जाहिर किया गया, उसमें 1 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं और कांस, मिसौरी, नेब्रास्का और इयोवा में 2 करोड़ की आबादी बसती है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अमेरिका के वस्ती और मशरक़ी इलाकों में 6 से 10 इंच तक का बर्फ पड़ सकती है और दीगर रियासतों में तकरीबन 12 इंच तक बर्फ गिर सकती है। अमेरिका में खराब मौसम के सबब 1600 से ज्यादा उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है और तकरीबन 1500 से ज्यादा जहाजों ने देर से उड़ानें भरी हैं। तो अमेरिका में भी तूफान का खदशा, अमेरिका में बर्फीले तूफान का अलर्ट। इस बर्फीले तूफान के चलते शुमाली मशरक़ी ममालिक की तरफ इसके बढ़ने की खबर है। It was really bad. At some points there was no visibility almost, and lots of cars, even trucks and huge buses stuck on the road.
It was really super windy, lots of snow. There was probably no fewer than 100 cars in the ditch. It was crazy, but we're used to the snow driving, so we kept trucking. ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में शदीद आग लग गई है और मुल्क की रियासत क्वीनलैंड में ये शदीद आग लगी हुई है। जंगलात में लगी इन आग को बुझाने के लिए बड़ी तादाद में फायर फाइटर्स दिन रात मशक्कत कर रहे हैं। क्वींसलैंड के राहत रसानी के अफसरान का कहना है कि जंगलात में लगी इस आग की असल वजह कई दिन से रियासत में चल रही गर्म हवाएं हैं। रियासत में इस वक्त दर्जा हरारत काफी बढ़ा हुआ है, साथ ही गर्म हवाओं के चलने के सबब जंगलात में ये आग लगी हुई है। अथॉरिटी का कहना है कि इस शदीद आग में 2 मकानों के जलकर खाक हो जाने की भी खबर है। क्वींसलैंड के वजीर आजम ने शदीद आग लगने पर लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने का भरोसा दिलाया है। Around Rockhampton, there has been averages, the likes of which we've never seen in Queensland before, and these conditions are worse than what we saw in 2009 in Queensland. There are currently 40 wildfires that are happening right across Queensland as we speak. It's a combination of everything. It's a combination of the temperature, the low humidity, the variable winds. In this part of the world, we have not experienced these conditions before. We do have a wonderful predictive services unit that has predicted the variability in the winds, and that's how we plan for the future. So we were expecting the winds to change this morning. It gave us a great latitude to put in further containment lines this morning. तो गर्मी की वजह से लगी है जबरदस्त आग क्वींसलैंड में और इसके चलते वहां के वजीर आजम ने शदीद आग लगने पर लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम करने का भरोसा भी दिलाया है। आग को बुझाने की कोशिश जारी है। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में शदीद आग। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप रहिए जी सलाम के साथ।